students, in this video we will discuss Piaget's theory of cognitive development. तो इस वीडियो में हम जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको डिस्कस करेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि जितनी भी पहले की थ्योरीज थी साइकोलॉजी में, लर्निंग थ्योरीज, वो एवरी थ्योरी वाज बेस्ड ऑन एनिमल्स पे वो बेस्ड हुआ करती थी। आप याद करें थॉर्नडाइक की थ्योरी या स्किनर की थ्योरी, दे वर बेस्ड ऑन एनिमल्स। लेकिन जीन पियाजे ने इसके ठीक उल्टा, उन्होंने डायरेक्टली अपनी थ्योरी को बेस किया और उन्होंने डायरेक्टली चाइल्ड की स्टडी करी। इसलिए हम जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्योंकि ही वॉज बेस्ड और ही वॉज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, तो हम उन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और उन्होंने एक मॉडल डिजाइन किया, या फिर जो उनकी स्टडी थी उसमें उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, उन्होंने ये बताया हमें कि हाउ ह्यूमंस गो अबाउट मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है, वो किस तरीके से इस आउटसाइड वर्ल्ड से का एक सेंस बनाता है, कैसे वो उसको समझता है। तो उस समझने के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान वो दो चीजें करता है। एक चीज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, गैदर करता है इंफॉर्मेशन, और दूसरा है ऑर्गेनाइज करता है अपनी इस इंफॉर्मेशन को, ताकि वो इस दुनिया के बारे में एक सेंस बना सके। जो उसकी गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसका इंटरेक्शन होता है अपने आसपास के लोगों से, आउटसाइड वर्ल्ड से, वो सीखता है, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन एक्सपीरियंसेस को वो कलेक्ट करता है और उसको फिर बाद में ऑर्गेनाइज करता है, ताकि वो एक सिस्टम बना सके। और उस सिस्टम को ही हम कह सकते हैं कि इसी जो भी उसने सिस्टम बनाया वो ही एक्चुअली उसका बेसिस होती है लर्निंग की। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो बेसिकली हमें प्रोवाइड करती है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। यानी ये जो पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो बेस्ड है थिंकिंग पे। और थिंकिंग को यानी सोचना, सोचते कैसे हैं, कैसे हम किसी चीज को लर्न करते हैं, कैसे हम हमारे जो माइंड के अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उसी से हम बेसिकली सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग है, ये हमारी इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक कैसे चलती है, बेसिकली जीन पियाजे ने इस बात को अपनी थ्योरी के जरिए समझाने की कोशिश की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि हम जीन पियाजे की थ्योरी को आज डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, और भी बहुत तरह के डेवलपमेंट हम बच्चों की जानते हैं, समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसी का एक एस्पेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निशन जो है वो हमारी थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीन पियाजे ने खुद कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है। जी, अकॉर्डिंग टू पियाजे, आवर थिंकिंग प्रोसेसेस change radically, though slowly, from birth to maturity, because we constantly strive to make sense of the world around us. देखिए, हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, वो बदलती जाती है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे बदलती है, क्योंकि जो एजिंग प्रोसेस है वो ओवरनाइट नहीं होती है। उसके हर रोज ऑन अ डेली बेसिस चाइल्ड ग्रो, एंड उसमें जो है बर्थ से लेकर के मैच्योरिटी आने तक वो हर रोज इस दुनिया से इंटरेक्ट करता है और वो इसका कुछ सेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसा
जीन पियाजे ने बताया अपनी थ्योरी के जरिए। ठीक है, तो ये भी कहना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट is much more than the addition of new facts and ideas to an existing store of information। यानी cognitive development सिर्फ न्यू फैक्ट्स और आइडियाज ही जो हमारे अंदर ऑन अ डेली बेसिस आती है, जिसको कि हम ऑलरेडी हम अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ यही नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जब जीन पियाजे ने जो बात कहने की कोशिश की है, उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें मीनिंग ऑफ कॉग्निशन को समझ लेना चाहिए। तो कॉग्निशन इज डिफाइंड एज द मेंटल एक्शन। ये एक मेंटल एक्शन है, एक दिमाग में होने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसके बेसिस पे हम नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग अक्वायर करते हैं थ्रू थॉट। या तो हम सोचते हैं, या हमें इसके बारे में एक्सपीरियंस होता है, या हम अपने सेंसेस, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे हम कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कॉग्निशन है। तो कॉग्निशन को एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। कॉग्निशन जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए वी अक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, यानी हम सोच के भी इस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं, एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं, और अपने सेंस ऑर्गन्स से गेन करते हैं। तो जब हमें इस तरह की नॉलेज होती है तो हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, जिसको हम कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। ये हमारी कॉग्निटिव स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं? तो रीडिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड पेइंग अटेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्योंकि हम जीन पियाजे की थ्योरी को एजुकेशनल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो हमें और इनकी थ्योरी को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो कॉग्निशन जो है, ये मेंटल प्रक्रिया जो हो रही है बच्चे की, वो उसके जरिए वो कौन कौन सी स्किल्स डेवलप कर सकता है। तो वो है जैसे कि रीडिंग स्किल उसके अंदर आती है, लर्निंग आती है, रिमेम्बरिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, और वो किस तरह से अटेंशन पे करता है अपने इन एंड अराउंड वर्ल्ड पे। ठीक है ना, तो इसलिए हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल प्रोसेस में। अब जो हम लोग इतनी देर से एक बात बार बार कह रहे हैं, वो है कि एक बच्चा जो है वो ही यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो इस दुनिया का एक मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थ्रू इन्फेंसी टिल चाइल्डहुड, ठीक है, या अडल्टहुड। तो इसको और दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करते हैं, या जो इम्पैक्ट डालते हैं या असर डालते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? तो इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है मैचुरेशन। ठीक है, मैचुरेशन को बहुत सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं एजिंग, या जीन पियाजे ने इसको बायोलॉजिकल मैचुरेशन भी कहा है। तो मैचुरेशन है क्या? द अनफोल्डिंग ऑफ द बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम। देखिए, जैसे जैसे एक बच्चे की एजिंग होती है, इन्फेंसी से वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड की तरफ जाता है, उसके अंदर एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और उसके अंदर ये चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो ये जो अनफोल्डिंग होता है बायोलॉजिकल चेंजेस का विद टाइम, यानी वक्त के साथ, इसी को हम मैचुरेशन कहते हैं, इसी को हम एजिंग भी कह सकते हैं। तो जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर डालने वाली जो एक फैक्टर जिसको कि उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी कहा है, वो है मैचुरेशन। ठीक है, या एजिंग भी हम इसको कह सकते हैं। और इस तरीके से जब बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कुछ लोग
इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं लर्निंग प्रोसेस में, और कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हेरिडिटी को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है वो बताया है मैचुरेशन या एजिंग, ठीक है, तो या बायोलॉजिकल मैचुरेशन आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूड करेंगे कि जीन पियाजे ने हेरिडिटी को, मतलब इन्वायरमेंट और हेरिडिटी में से हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है। और जो साइकोलॉजिस्ट हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं उनके लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम इनेटिस्ट कहते हैं, और इनको हम जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी जैसा कि आपको पता है ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे हम नॉलेज अक्वायर करते हैं। तो क्योंकि हम अभी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेसिकली नॉलेज अक्वायर करने के या अंडरस्टैंडिंग जो हमारी होती है वो है, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं कुछ जो आप जीन पियाजे के साथ आपको इनको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर ये किस तरीके से जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि मैचुरेशन को उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारी थिंकिंग एज के साथ डेवलप होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजिंग का, मैचुरेशन। चलिए अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं वो है एक्टिविटी। अच्छा, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस भी है, यानी नंबर 1 पे उन्होंने मैचुरेशन को रखा है, फिर एक्टिविटी को रखा है, और फिर लास्ट पॉइंट है सोशल ट्रांसमिशन। तो चलिए अब हम एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। With physical maturation comes the increasing ability to act on the environment and learn from it. जैसे जैसे हमारी फिजिकल मैचुरेशन होती है, जैसे जैसे हमारे मसल्स डेवलप होता है, वो डिपेंडेंट होता है, फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, और वो फिर उसके अंदर जो है बहुत तरह के मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर कैपेबिलिटीज आती जाएंगी, और उन कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करेगा, अपनी एक्टिविटी करेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो 10 वी एक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, वो एक्ट कर सकता है इस इन्वायरमेंट के साथ, इंटरैक्ट कर सकता है। कैसे? वो एक्सप्लोर करेगा, जैसे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, टेस्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और ऑर्गेनाइज करेगा अपनी इस इंफॉर्मेशन को। तो वी आर लाइकली टू ऑल्टर आउट थिंकिंग प्रोसेस एट द सेम टाइम। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सोच थी, जो एक बच्चा 2 साल का है उसकी जो सोच है, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, जैसे जैसे उसकी एजिंग होती जाएगी उसकी थिंकिंग प्रोसेस में भी ऑल्टरेशन आता जाएगा। तो एक्टिविटी को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा लास्ट है सोशल ट्रांसमिशन। देखिए, जीन पियाजे ने जैसे कि मैचुरेशन को तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सोशल ट्रांसमिशन की भी बात की। सोशल ट्रांसमिशन क्या है? एज वी डेवलप वी आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद द पीपल, यानी सोशल ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होगा नॉलेज। कैसे? जैसे जैसे हम इंटरैक्ट करेंगे लोगों के साथ जो हमारे आसपास हैं, तो हमारा एक सोशल इंटरैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन होगा। इसी को हम सोशल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है सोशल इंटरेक्शन से भी, या फिर हम वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स, यानी हम जो है दूसरों से भी सीखते हैं।